So in today's topic, we are starting from the topic combination of resistors. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सो एज यू नो ये जो टॉपिक्स आपके चल रहे हैं ये रिवीजन है, दैट इज ऑलरेडी डन इन ऑनलाइन सिलेबस. और अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये जो है ये लास्ट है चैप्टर का. इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फिनिश करने के बाद आपका एक टॉपिक बचेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. इतना करने के बाद फिर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट से स्टार्ट करना है. तो आज से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको जो रिवीजन, जो आपको जो भी रिटन वर्क करना है दैट शुड बी इन द फेयर कॉपी, और इसके साथ में जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो, और प्लस जो रिटन वर्क है, ये दोनों चीज़ें आपको होमवर्क में सेंड करना है. तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब कि जो रेजिस्टर्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने के, उनको कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है उसका मतलब है कि जो वायर्स हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, उनको एंड टू एंड ज्वाइन करते जाते हैं, एक के बाद में एक. तो एक दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर. इस टाइप का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि बैटरी के साथ में प्लस और माइनस टर्मिनल के साथ में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, लाइक दिस. इसमें क्या होता है कि पूरे सर्किट में करंट सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के लिए अलग अलग होता है. सो लेट पोटेंशियल डिफरेंसेस आर V1, V2 एंड V3 प्लस the voltage or potential difference of the main battery is V. Here one switch is applied, और इसके साथ में एमीटर और वोल्ट मीटर. तो अगर हमने एमीटर को यहाँ कनेक्ट किया है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि एमीटर के जो टर्मिनल्स होते हैं उनमें पोलैरिटी बैटरी के साथ में सेम रखी जाती है, तो प्लस से प्लस कनेक्ट होना चाहिए. वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को इस तरीके से लगाना है, और इसमें भी आपको देखना है कि ये प्लस और ये प्लस साथ में आने चाहिए, प्लस के साथ में प्लस. और एमीटर और वोल्ट मीटर को इस कॉम्बिनेशन में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा माइनस और प्लस के साथ में कनेक्टेड होंगे. ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट भी है, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको ये जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जैसे रेजिस्टर, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी, ये सब चीज़ें मिलेंगी. आपको कनेक्ट सेल्फ करना होगा. तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखें. ओके, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है. इसमें अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ऐसे बताना है कि व्हेन फर्स्ट एंड, ये जो रेजिस्टर है ये फर्स्ट रेजिस्टर है, ये सेकंड रेजिस्टर और ये थर्ड रेजिस्टर, जिसमें कि फर्स्ट रेजिस्टर का फर्स्ट एंड सेकंड एंड, इसी तरह से सेकंड रेजिस्टर का फर्स्ट एंड सेकंड एंड, और थर्ड रेजिस्टर का भी फर्स्ट एंड और सेकंड एंड. तो आपको एक्सप्लेन ऐसे करना है कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, second end of first resistor is connected to first end of second resistor, second end of second resistor is connected to first end of third resistor, and second end of third resistor is connected to the negative terminal of the battery. So this type of combination is known as series combination of resistors. क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो अभी बताया था मैंने कि हमेशा सर्किट में करंट सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है. तो आपको फाइंड क्या करना है, रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, तो देखिए इसमें जब हम रिलेशन ड्राइव कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बाय ओम्स लॉ. बाय ओम्स लॉ फॉर द थ्री रेजिस्टर्स, तीनों रेजिस्टर्स के लिए अलग अलग अगर हम ओम्स लॉ से रिलेशन लिखते हैं तो हमारा पहला रेजिस्टर वाला रिलेशन V1, पहले वाले रेजिस्टर के लिए V1 इज इक्वल टू
आई आर वन। दूसरे रेजिस्टर के लिए V2 इज इक्वल टू आई आर टू। इसी तरह से V3 आई आर थ्री। ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होगा? द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, टेकिंग आई एज कॉमन ईयर, तो यह आ जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आई यहाँ पर अपॉन में करते हैं तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और ये जो आपका v अपॉन आई है ये क्या है? v अपॉन आई मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट करंट, कि किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस के। तो दैट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम करेंगे तो इक्विवेलेंट मिलेगा। और हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज बिगर देन द बिगेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है जब ऐड करेंगे तो सब चाहे सबसे बड़ा जो भी हो उससे बड़ी ही वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहलाता है। नोट इट डाउन। फिर स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। So here this side I am writing the parallel combination of resistors. Parallel combination. Okay. ये क्या था आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्राइव करते हैं तो डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला बनाना होगा। दैट इज लाइक दिस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके प्लस एंड्स या फिर सबके कह सकते हैं वन एंड्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं और सबके टू एंड्स या नेक्स्ट एंड्स एक साथ कनेक्टेड हैं। तो ये वही आपकी बैटरी का प्लस माइनस। और ये तीन रेजिस्टर्स R1, R2 और R3, यहाँ मेन करंट I, और जब ये यहाँ पर आती है तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। तो मान लीजिए इसमें जो करंट जा रही है दैट इज I1, इसमें जो जा रही है I2 और जो लास्ट में जा रही है वो I3। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पूरे सर्किट का सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो वोल्ट मीटर ही यहाँ लगा दिया है और दैट इज आल्सो शोइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टर्स। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, वहाँ करंट सेम थी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग करंट डिसाइडेड होती है। एमीटर को यहाँ भी अगर आप लगाना चाहें तो आपको ऑर्डर बस देख लेना है कि प्लस और माइनस। तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस। जब इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो यहाँ ये लेकर चलते हैं ओम्स लॉ को किस फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखा था V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि वहां पर हमें किसका सम करना था? V का। यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है? I। तो हमें यहाँ I से स्टार्ट करना है, तो फिर से लिखना है बाय ओम्स लॉ फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टर्स। तो जब यहाँ रिलेशन लिखते हैं तो ओम्स लॉ इस फॉर्म में आता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो पहले के लिए लिखेंगे तो I1 V अपॉन R1 क्योंकि V कॉमन है। सेकेंड के लिए लिखेंगे तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और थर्ड के लिए लिखते हैं तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है। जब हम टोटल करंट फाइंड करते हैं क्योंकि उन्हीं से ये तीन करंट्स में डिवाइड हुई है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यूज पुट करते हैं तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, टेकिंग V एज कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज
इसी तरह से ये जो v है ये यहाँ अपॉन में ले आते हैं, i अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो है आपका i अपॉन v अपॉन i r होता है, तो i अपॉन v क्या होगा 1 अपॉन r, और r कौन सा है इक्विवेलेंट, क्योंकि वो टोटल वाला रिलेशन है। 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसमें एक तो रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, दूसरे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तीसरी बात इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब सबको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट निकल कर आता है उसकी वैल्यू सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी आती है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, अगर उसको बढ़ाना है तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। इन पे बेस्ड आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो जो है वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे। पहले आपको टॉपिक फिनिश करना है। सो नोट डाउन बोथ द टॉपिक्स, इन दोनों को नोट कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पहले, क्योंकि उससे पहले कुछ फॉर्मूलों की नीड होगी, तो उससे पहले जो कुछ टॉपिक्स आते हैं उनमें एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है, जैसे कि 9th क्लास में पावर टॉपिक पढ़ा था आपने, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम। तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की पावर, कि वो कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से वर्क कर सकते हैं, तो कितने टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो टाइम जो है उनका सेकेंड्स में नहीं होता। वैसे पावर को नॉर्मली आपने देखा था इसकी यूनिट अगर फाइंड करें तो वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड या वॉट लिखी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मोस्टली जो है आवर्स के, घंटों के हिसाब से लगाए जाते हैं। पावर भी उनकी, वर्क भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो नॉर्मली जो पावर है उसकी ऐसा यूनिट तो वॉट ही है, जूल पर सेकेंड, लेकिन उसकी कॉमनली यूज्ड यूनिट जो है वो किलो वॉट है। किलो वॉट में ही इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किया जाता है, उससे भी ज़्यादा बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। तो पावर को यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो पावर का मेन रिलेशन तो यही है, आप इसी से बात ड्राइव करेंगे। आप पावर को लिख देंगे कि इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क कह सकते हैं, पावर होगी। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दिस वन। उसके बाद आप लिखेंगे कि इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट, एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट इज किलोवाट। ठीक है, कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सी है, किलोवाट। कन्वर्जन्स की आप लिख सकते हैं, जैसे हेडिंग लिख देंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसमें आप लिखेंगे 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वॉट्स होते हैं, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वॉट्स, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स। इतनी डिफरेंट टाइप्स की यूनिट यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। उसके बाद पावर के जो मेन रिलेशंस जो कि यूज होने हैं एक्चुअली वो आएंगे। तो पावर के जो मेन रिलेशंस यूज होने हैं उनमें क्या आता है कि जो ये है आपका वर्क, इसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखें, आपके पास एक रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर W है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V इंटू क्यू। इसको यहाँ पुट करते हैं पावर के रिलेशन में, तो V इंटू क्यू
अपॉन में आ जाता है टाइम, ठीक है। और आपको पता है Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो पावर का एक न्यू रिलेशन आता है P इज इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा इन कंपैरिजन टू दिस। वोल्टेज इनटू करंट, पावर क्या होती है आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो P का एक फॉर्मूला V और I, यानी कि वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, अगर आपको पावर फाइंड करनी है तो आप इससे करेंगे। वर्क गिवन नहीं होगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ऐसे वाले आते हैं। अच्छा, एक तो VI के टर्म्स में है, दूसरे अगर VR के टर्म्स में हो या IR के टर्म्स में, रेजिस्टेंस के टर्म्स में हो, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ओम्स लॉ की हेल्प लेते हैं। P इज इक्वल टू VI, अगर आपको मान लीजिए V और R के टर्म्स में लिखना, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आना चाहिए, करंट नहीं आनी चाहिए, तो करंट को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। करंट की जगह क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ से V अपॉन R। तो V इंटू I की जगह लिखेंगे V अपॉन R, तो इट बिकम्स V स्क्वायर अपॉन R। तो ये फॉर्मूला VI होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है, और एक और रिलेशन होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसको भी ऐसे ही चेंज करके देख सकते हैं। ये तीन रिलेशंस जो है पावर के, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हीटिंग इफेक्ट में इनका यूज होगा। तो P इज इक्वल टू VI, V स्क्वायर अपॉन R, एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये पावर के तीन रिलेशंस आपको नोट कर लेने हैं, नोट इट डाउन। तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि याद रखिएगा कि जब भी अगर ऐसा होता है, जैसे ये तीन रिलेशंस हैं, जब भी होम सप्लाई की बात होगी कि होम अप्लायंसेस में आपको मान लीजिए फाइंड करनी है पावर या कुछ भी, तो उस कंडीशन में आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि होम अप्लायंसेस के लिए आप हमेशा ये वाला पावर का रिलेशन यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दिखा रखा है कि एक सर्किट है जिसमें तीन अलग अलग पावर के बल्ब लगे हैं, एक 100 वॉट का बल्ब लगा है, एक 50 वॉट का बल्ब लगा है, और एक 200 वॉट, और तीनों सीरीज में लगे हैं। होम अप्लायंसेस में कैसे भी लगे हो सकते हैं, सीरीज में भी लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसे लगे हैं तो हमेशा चाहे सीरीज में लगे हो या पैरेलल में, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में लगे हों, लेकिन आपको फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें पूछा जाता है कि सीरीज में तीन बल्ब लगे हैं, तो इनमें से कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है V स्क्वायर अपॉन R, मतलब वोल्टेज तो सबके लिए सेम है, बट पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसकी पावर सबसे ज्यादा, या जिसकी पावर सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो पावर सबसे कम 50 वॉट की है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ग्लो करता हुआ 50 वॉट वाला बल्ब दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पता चलता है आपको कि पावर और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है, और हमेशा होम सप्लाई में ये वाला रिलेशन ही यूज किया जाता है। अगर ऐसे ही इसमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए अगर ये बल्ब्स लगाए जाते हैं, जैसे ये लगा है 50 वॉट, इसके नीचे साथ में यहाँ पर 100 वॉट, और उसके नीचे साथ में यहाँ पर 200 वॉट, तो भी हमेशा तीनों के लिए वोल्टेज सेम होगा। तभी आप यही बताएंगे कि जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसकी पावर कम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला पावर वाला ग्लो करेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर तो वोल्टेज भी सेम था, करंट भी सेम थी सबके लिए, तो आपने पावर को सीधा रेजिस्टेंस से रिलेट कर दिया। यहाँ पर जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग करंट भी तो कम फ्लो होगी, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये 50 वॉट में करंट कम जाएगी, इसलिए वो कम ग्लो करेगा। 200 वॉट की पावर ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, उसमें करंट सबसे ज्यादा जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी याद रखने हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट पावर्स के अगर बल्ब्स लगे हैं तो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा।
ठीक है, इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टॉपिक में जो अभी पावर का पीछे रिलेशन यूज हुआ था वहीं से इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बनता है। पावर का आपने लिखा था फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, तो जो वर्क है एक्चुअली दैट इज एनर्जी, वही एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ वर्क का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो पावर इनटू टाइम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला या डेफिनेशन यहीं से आएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो पावर इनटू टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इसका मतलब कि कितनी पावर का अप्लायंस है, कितने टाइम के लिए वो चलाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो डिसाइडेड होती है। तो पावर इनटू टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अब इसकी यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो हर एक एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, लेकिन अगर कॉमनली यूज्ड यूनिट की बात करें तो पावर अभी मैंने आपसे कहा था किलोवाट में लिखते हैं और टाइम आवर्स में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमनली यूज्ड यूनिट हमेशा किलोवाट आवर होती है, और किलोवाट आवर को शॉर्ट में एक इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बीओटी, इसका मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, और शॉर्ट में उसको यूनिट कहते हैं। देखा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा होता है 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स का मतलब होता है 100 किलोवाट आवर। जो बिजली खर्च हो रही है किसी भी घर में वो 100 किलोवाट आवर है, 100 यूनिट्स का ये मतलब है। तो यूनिट वर्ड जो है वो बहुत कॉमन एक वर्ड ले लिया गया, बट एक्चुअल यूनिट है किलोवाट आवर। कॉमनली यूज्ड है ऐसा ही नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, P इंटू टी, उसकी एसआई यूनिट क्या है जूल, उसकी कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या है किलोवाट आवर। ठीक है, और शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब आपको एक चीज और बतानी है कि 1 किलोवाट आवर और जूल में, मतलब एसआई और उसकी कॉमनली यूज्ड यूनिट में रिलेशन क्या होता है। तो 1 किलोवाट आवर में या फिर पूछा जा सकता है कितने जूल्स होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में जब आपसे जूल्स पूछे जा रहे हैं तो 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 तो वॉट्स होंगे, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, तो 60 इंटू 60 सेकंड्स। वॉट सेकंड क्या होता है, जूल। 10 की पावर 3 ये और 2 ये 5 और 6 6 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, या फिर आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट करिए। तो ये जो है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोवाट आवर और जूल का जो रिलेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उस पर बेस्ड आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी जो है वो घर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस है, मान लीजिए फैन है, फैन को 6 आवर्स चलाया जाता है, बल्ब है उसको जो है वो 10 आवर्स चलाया जाता है, और मान लीजिए हीटर है उसको 2 आवर्स चलाया जाता है, और सबकी पावर्स दे रखी है, ये टाइम है, ये मान लीजिए इनकी पावर्स हैं। ये जो फैन है इसकी पावर 100 वॉट है, वॉट्स में दे रखी है। जो बल्ब है उसकी पावर मान लीजिए 50 वॉट है, हीटर जो है उसकी पावर 1500 वॉट है। इसी तरह से पावर्स दे रखी है। तो आपसे पूछ जाता है कि इसका आपको ये बताना है कि 1 मंथ में उस घर में टोटल कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक दिन में कितनी कंज्यूम हो रही है वो फाइंड करेंगे। देखिए पावर इनटू टाइम यहाँ निकाल लेंगे, पावर इनटू टाइम यहाँ फाइंड कर लेंगे, पावर इनटू टाइम यहाँ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसी केस में अगर फाइंड करना है तो पावर इनटू टाइम कितना हो गया 6। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये घंटों के हिसाब से है और ये वॉट्स में है, तो पहले तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये जो है मैं कन्वर्ट किलोवाट में अगर करूं तो वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 3 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर किसी में, क्योंकि ये वॉट्स में लिखा है, हर किसी में ऐसे करके लिखना होगा क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। आर लिखा है तो किलोवाट, अगर वॉट लिखा है तो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ फाइंड कर लेंगे टोटल पावर, यहाँ फाइंड कर लेंगे, यहाँ फाइंड कर लेंगे, फिर सारी पावर नहीं एनर्जी, फिर सारी एनर्जी को सम अप करेंगे, टोटल निकल कर आएगी एनर्जी। वो टोटल एनर्जी एक दिन की होगी। अगर आपसे 1 मंथ की पूछी गई है तो मल्टीप्लाइड बाई
30 इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगी। अगर ये भी दे रखा है कि किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड रेट होता है कि 3 रुपीज़ पर यूनिट या 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो जितनी भी यूनिट्स आती हैं, जितने भी किलोवाट्स आवर होते हैं, उनको रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं एग्जाम में। फिलहाल आपको यहाँ तक करना है। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो फिनिश करा के फिर मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू।